हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से जो पेरिस में उनकी एक बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बहुत ज़्यादा चांसेस बताए जा रहे हैं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट तो कहते हैं नहीं होती, लेकिन ग्रे लिस्ट से निकल सकता है। ये खबरें आ रही हैं। इसके साथ-साथ सीपैक के हवाले से भी बहुत सारी बातें होती हैं। उसके ऊपर प्रोग्रेस क्या है? प्रोग्रेस के ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। क्या हकीकत है इसके पीछे, क्या नहीं है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब विज़िट करेंगे चाइना का एससीओ समिट में और इसके अलावा चाइनीज़ एम्बेसडर ने उनसे मुलाकात की थी और उनको दौरे की दावत दी थी बीजिंग की। उसके पीछे क्या है और कहा ये जा रहा है कि बड़ा कामयाब दौरा होगा। ख़ैर एनीवे इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और बात करने के लिए मुझे जॉइन करे काफ़ी लंबे टाइम के बाद मुझे जॉइन किया है। बड़े अच्छे दोस्त हैं, एनालिस्ट हैं और पॉलिसी जो पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट हम उनको कहेंगे, एहसन हमीद दुरानी साहब ने जॉइन किया है। एहसन, बहुत शुक्रिया शो जॉइन करने के लिए। Assalamu alaikum, Fakhar. Thank you so much for inviting. बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, एक्चुअली एहसन वाज़ नॉट इन पाकिस्तान, तो इस वजह से 1 डेढ़ माह, हालाँकि मेरी बात हुई थी लास्ट टाइम जब इनसे, तो वो कह रहे थे कि मैं ग़ालिबन बर्लिन में हूँ, जर्मनी में। तो वापस जैसे ही पहुँचे मैंने कहा यार बात कर लेते हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि वहाँ पे तो मैं सिर्फ़ सैर-सपाटे कर रहा था, लेकिन फिर भी चीज़ों के ऊपर नज़र रखी होगी। एहसन, सबसे पहले तो आपको कहेंगे वेलकम बैक टू पाकिस्तान, बल्कि वेलकम बैक टू इस्लामाबाद। और इसके बाद जाएँगे एफएटीएफ का इजलास पेरिस में चल रहा है। हिना रब्बानी कर अपने डेलीगेशन के साथ वहाँ पे मौजूद हैं। क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं? फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक साहब कह रहे हैं कि हम अनाउंस नहीं कर सकते कि क्या रिज़ल्ट आएगा या वो क्या कहेंगे। Mhm. आपकी क्या एनालिसिस है इस हवाले से? कहते हैं चीज़ें सारी पूरी हो चुकी हैं। इसमें फ़ख़र जैसे कि हमें मालूम है कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स है, जो बेसिकली एक रेगुलेटरी बॉडी है ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर एक वॉच डॉग है बेसिकली, लेकिन इट्स सॉर्ट ऑफ एन एक्सटेंशन ऑफ द यूएन एज़ वेल, और उसके पास ये इख्तियार है कि वो मुल्कों को ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट और व्हाइट लिस्ट में कर सकता है। इसकी वजह जी, से उन मुल्कों को जो उनकी बैंकिंग सेक्टर है या जो फाइनेंशियल सेक्टर है, उनको वो स्क्वीज़ कर सकते हैं, उनके ऊपर वो कदगन लगा सकते हैं। तो पाकिस्तान जैसे कि ग़ालिबन 2013 में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पहली दफ़ा। पहली दफ़ा गया था, जी, बिल्कुल। और उससे पहले भी बल्कि एक बार गया था, फिर उसके बाद वो उसने ग्रे लिस्ट से निकल गया था, लेकिन ये दोबारा फिर उसको लगाया। जी, और उसके बाद हमें एक 27 पॉइंट्स, एक एक्शन पॉइंट हमें एजेंडा दिया गया, जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के जो हमारे लूप होल्स हैं फाइनेंशियल सिस्टम में, उनको उन गैप्स को फिल करना था। पाकिस्तान ने इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया, और हम सबको मालूम है कि ये वाहिद एक चंद उन चीज़ों में एक कौमी फ़रीज़ा था, जिसके ऊपर तमाम जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, वो हमारी सिविलियन इंस्टीट्यूशंस हैं, या गवर्नमेंट है, या ब्यूरोक्रेसी है, या पॉलिटिकल हमारी जो गवर्नमेंट है, उन सब ने इसको और इसमें हम तमाम जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही हैं, जी, अगर वो नून की गवर्नमेंट, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट रही है, और पीटीआई, सब ने कोशिश की है कि इसको एक प्रायोरिटी बेसिस पे इसको पाकिस्तान को एग्ज़िट कराया जाए, क्योंकि इससे जी, हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा सफ़र हो रही थी। तो वो उसमें हमें जब भी हम एफएटीएफ का जब प्लेनरी होता था, हमने जब 27 पॉइंट्स पूरे किए, तो वो हमारा गोल पोस्ट चेंज कर देते थे। उन्होंने फिर हमें 34 पॉइंट्स, उन्होंने कहा कि आप 7 मज़ीद पॉइंट अभी ये आपके अब हमें नई लिस्ट पकड़ा देते थे, आप ये पूरी बिल्कुल, करें। एग्ज़ैक्टली। वो फिर हम उसपे हमने काम शुरू किया। उसमें एक एक्शन पॉइंट पर मुझे भी पर्सनली भी काम करने का मौका मिला विद द नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, जो कि जिसे हम टेरर फाइनेंसिंग कहते हैं, जो पाकिस्तान में आपको पता है चैरिटी कलेक्शन है, तो वो बहुत जी, बड़ी चैरिटी कलेक्शन होती है। तो उसमें जी, आइडेंटिफाई एफएटीएफ की वजह से की तरफ से किया गया था कि इसमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं, और यहाँ से चैरिटी के नाम पे जो टेरर ग्रुप्स है, वो अपनी फाइनेंसिंग करते हैं। तो जी, फिर उसमें हमने काम किया कुछ पॉलिसी लेवल पे, उसमें हमने चैरिटी कमीशंस बनाई प्रोविंशियल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी। अभी भी 1-2 प्रोविंसेस में उसमें उन वो लॉज़ अभी इनैक्ट होना बाकी हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज उस पे हमने काम किया, और वो भी हमने जो एक्शन पॉइंट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो प्रेज़ेंट किए थे, वो उसमें उन्होंने वो प्रेज़ेंट किया। अच्छा, अब जी,
एक और जो उन्होंने हमें एक पैरेलल एक और एक्शन पॉइंट्स थे जो एशिया पैसिफिक ग्रुप के थे, वो 40 पॉइंट्स वो थे। तो उसमें भी बाय एंड लार्ज पाकिस्तान ने तमाम कंप्लीट किए हैं। जी, ऑलमोस्ट 39 पॉइंट्स उसमें भी कंप्लीटेड हैं और अभी जो हमारा जो मिशन गया है, जो हिना रब्बानी कर लीड कर रही है, तो उसमें उन्होंने तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ गए हैं और दे आर प्रेजेंटिंग देयर केस। अ, या, वो खबर ये आ रही है कि शायद पाकिस्तान एग्ज़िट कर जाए क्योंकि जो लास्ट हुआ था जून में प्लेनरी हुआ था पेरिस में एफएटीएफ का, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव इंडिकेशंस दिए थे। बिल्कुल। और लेकिन उन्होंने शर्त ये किए रखी थी कि एक उनकी टेक्निकल टीम भी आएगी पाकिस्तान जी, और वो भी जायज़ा लेगी, फिज़िकली वो देखेगी जो बिल्कुल। हमारी लॉज़ हैं, जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, उनके एक सर्वे करेंगी। मैं आपको एक और भी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि जी, एफएटीएफ ने पाकिस्तान में जो कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जिनके यहाँ पे मिशंस हैं, और वो अभी तक किसी को नहीं मालूम कि वो कौन-सी कंट्रीज़ हैं। उनके जी। जो एम्बेसडर्स हैं और उनका जो यहाँ पे डिप्लोमैटिक स्टाफ है, वो भी एफएटीएफ के लिए एज़ अ वॉच डॉग काम कर रहा है। एफएटीएफ ने ये बाकायदा ये हुँ। ऑन रिकॉर्ड, बट दे हैव नॉट सेड कि वो कौन-सी कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं कुछ एम्बेसडर्स, कुछ मुल्कों के एम्बेसडर्स वेस्टर्न अगर वो यहाँ पे मुलाकातें कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्ट चीज़ों में ले रहे होते हैं, हुँ। तो हू नोज़ कि वो भी उनके सुपरवाइज़र्स हों एफएटीएफ के। बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा ऐसे ये बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग है और यकीन करें आज काफ़ी सारी और बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हालाँकि मैं कोशिश करता हूँ इसको समझने की रिसर्च जब से ये हुआ है तो ये बात अगर आपको याद हो 2013 में शायद हमें इसका इतना पता नहीं था बट आफ्टर 2018 हमें अंदाज़ा हुआ कि यार ये ऐसा नहीं है, ये छोटी चीज़ नहीं है, इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है और स्पेशली क्योंकि अब लोग बहुत ज़्यादा बाहर की कंपनीज़ को सर्व करते हैं पाकिस्तान में बैठकर फिर उनकी जब पेमेंट्स और ये सारी चीज़ें आना-जाना होता है या आप किसी एडमिशन के लिए या किसी और चीज़ के लिए पेमेंट्स भेजते हैं, तो उसमें पता चल रहा होता है या कोई चीज़ खरीदनी है आपने और वो आप खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। हुँ। लेकिन एक चीज़ अ, मेबी आप मुझसे एग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन एक चीज़ अच्छी नहीं हुई कि हमारे कंट्री में या पाकिस्तान में कुछ चीज़ें नहीं बल्कि मोस्टली चीज़ें ऐसी थी जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था या फिर मतलब एक जिसे कहते हैं कि बगैर जिसे कहते हैं कि लगाम के चल रही थी सारी चीज़ें, ऐसा नहीं था। एफएटीएफ का आना, ठीक है, वक़्ती तौर पे हमें बड़ी तकलीफ़ भी हुई, परेशानी भी उठानी पड़ी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए बेहतर नहीं है ये। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इससे। देखिए ये काम हमने वैसे भी आगे जाके हमने फ्यूचर में करना था। ये जी, हमारी अपनी बेहतरी के लिए भी ज़रूरी था। क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम था उसमें बहुत ज़्यादा हमारी चीज़ें अनडॉक्यूमेंटेड थी। बिल्कुल, और मनी लॉन्ड्रिंग ऑफ कोर्स, मनी लॉन्ड्रिंग पूरी दुनिया में होती है, यहाँ भी होती है, होती थी। लेकिन अब अगर ये रेगुलेशंस आ गई हैं, ये इन प्लेस हो गई है, तो इससे लाज़िमी बात है अब हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग इट्स लाइक अ डिज़ीज़ टू एन इकोनॉमी। तो बिल्कुल। वो खतरनाक है। फिर मैं आप जिस तरह आपसे मैंने ज़िक्र किया जो चैरिटी कमिशन्स हमने बनाए अंडर दिस एफएटीएफ एक्शन पॉइंट्स, उससे बहुत ज़्यादा वो हुआ, बहुत ज़्यादा चैरिटीज़ मिसयूज़ होती थी। हमने एक सर्वे किया, ये 2014 का सर्वे है, बट मैं आपके नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहूँ कि जी, प्लीज़। पाकिस्तान में एनुअल 540 बिलियन रुपीज़ की चैरिटी कलेक्ट होती है। हुँ, और दिस इज़ द चैरिटी दैट इज़ डॉक्यूमेंटेड। इसके अलावा अनडॉक्यूमेंटेड कितनी होती है, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा एक हुँ, फ़लसफ़ा है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना लगे, खतरनाक वो कितनी ज़्यादा होगी। तो ये जी, वी आर अ वेरी जनरस नेशन। हुँ, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली कुछ ब्लैक शीप्स हमारी सोसाइटी में हैं जो इसको एक्सप्लॉइट करती हैं, चैरिटी के नाम पे पैसा इकट्ठा करके हमारे ही मुल्क में डिस्टेबलाइज़ेशन और इंस्टेबिलिटी के लिए वो काम करती है। तो इन चीज़ों को भी रेगुलेट करना ज़रूरी था। तो ये आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ और हमने इसके ऊपर काम किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। लेकिन अब मेरे ख़्याल से अब ज़रूरत ये है कि अब हम इसको डिप्लोमैटिकली पुश करें कि भई हमें इससे निकालें और वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। अच्छा, एक चीज़ और हमें होती है कि लोग कहते हैं कि जी आपने जिस तरीके से लश्कर-ए-तैयबा वगैरह के ऊपर इंडिया ने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई, फिर अमेरिका उनके साथ हो गया और ये चीज़ हमें नज़र भी आई। कुछ चीज़ें सही थी, कुछ शायद गलत थी, लेकिन उन्होंने फ़ोर्स किया, हमें फ़ोर्स किया मुख्तलिफ़ ज़रायों के मुख्तलिफ़ तरीकों के ज़रिए उन्होंने हमें फ़ोर्स किया। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि बहुत सारे दुनिया के लोग हमारी इस बात पे ट्रस्ट नहीं करते? वो कहते हैं जी आप लोग कहते हैं कि जब हमने इनको सज़ा दी वो आपने उनको मेहमान बनाकर बिठाया होता है और अनफॉर्च्यूनेटली ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स ऐसी सामने आई हैं, जिसके बाद लोगों की ये बात जो है वो शक अगर करते हैं तो वो यकीन में बदल जाता है।
देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये है, अगर जिन तंज़ीमों की आप बात कर रहे हैं, उन्हें तो एक तो ये पाकिस्तान ने पहले ही कदम करार दे दिया है, ठीक है? बिल्कुल, अब अगर उनके सरबराहान हैं और वो अगर इंडिया फॉर एग्ज़ाम्पल सेलेक्टिवली कहता है कि आप इनके सरबराहान को जेल में डालें या हमारे हवाले करें, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। पाकिस्तान इज़ अ फंक्शनल कंट्री, इट्स अ बिल्कुल। फंक्शनल डेमोक्रेसी, यहाँ पे कोर्ट्स हैं। अगर कोर्ट्स उन्हें सज़ा देती है किसी चीज़ में, तो फिर हम उनको जेल में डालेंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान ने ये किया है कि पाकिस्तान ने उनके ऊपर उनके एसेट्स सारे फ्रीज़ किए हैं। फिर भी ये मैं समझता हूँ अंडर इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान ने 33 इयर्स का उनके ऊपर सेंटेंस हाँ, लगाया है हाफ़िज़ सईद के ऊपर, और जो उनके इस तरह के जो कलअदम तंज़ीमें हैं, इनके ऊपर पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं। लेकिन जिस तरह की डिमांड्स इंडिया की तरफ से आती हैं, वो भी काबिल कबूल नहीं हो सकती पाकिस्तान के लिए कि वो एज़ अ डिक्टेशन ले और वो जो कहें कि आप ये करें, तो वो भी नहीं हो सकती। पाकिस्तान अपने लॉज़ के मुताबिक चलेगा, जो यहाँ पे लॉज़ डिक्टेट करते हैं, उसी के मुताबिक यहाँ पे फैसले होंगे। देखते हैं कि अभी जिस तरीके से शाहज़ेब कत्ल केस में फैसला आया 2 दिन पहले, तो उसके ऊपर फिर लोगों का यकीन, बल्कि हम खुद एज़ अ पाकिस्तानी हमें यकीन इस तरह नहीं होता कि यार एक एक कातिल था, एक लड़के को बेगुनाह उसने मारा, लेकिन क्योंकि उसके पास पैसा था, वो बड़ा पावरफुल था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया। तो ये चीज़ें तो ऐसे हमें नज़र आती हैं, तो ये जो इवन हम एज़ अ पाकिस्तानी हमारा मोरल जो है वो डाउन करती है, तो दूसरी दुनिया के लोग कैसे फिर यकीन करेंगे हम? अ, असल में मैं उसको एज़ अ एग्ज़ाम्पल आई वुड नॉट टेक इट एज़ एन एग्ज़ाम्पल, जो जी। शाहज़ेब कत्ल केस है, क्योंकि उसमें तो आपको पता है, जो कसास की जो लॉज़ हैं, जी, उन्होंने बिल्कुल है। सेटलमेंट आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर दी। जी, जी। उसमें फिर कोर्ट का ज़्यादा रोल बन नहीं सकता था। वो एक जी, सॉर्ट ऑफ इस्लामिक जो हमारे लॉज़ हैं, उसके ऊपर मेरे ख़्याल से उसके ऊपर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल जो है, उसको थोड़ी-सी रहनुमाई करनी चाहिए यस। कि कैसे इसमें हम मज़ीद बेहतरी पैदा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पता है, बहुत सारे सेटलमेंट्स आउट ऑफ कोर्ट ही होते हैं, ख़ास तौर पे इस हुँ, तरह कत्ल कत्ल के जो मुकदमात होते हैं। तो ये, और इसकी चूँकि प्रोविज़न दीन में मौजूद है, तो वो इस वजह से उसको उसका फ़ायदा उठाते हुए वो कर लेते हैं। ओके। लेकिन आई थिंक लॉज़ लॉज़ को और भी मज़बूत करना चाहिए, और जो हमारे पास इज्तिहाद का एक हमारे पास वो है दीन में, हुँ, कि आप इनोवेशन करें, आप लॉज़ को नए रियलिटीज़ के मुताबिक आप बिल्कुल, उसमें चेंजेस करें इस्लामिक लॉज़ को। बिल्कुल, अ बिल्कुल। इन द लाइट ऑफ न्यू रियलिटीज़। तो मेरे ख्याल यस, से इसके ऊपर हमारे पास एक इदारा इस्लामी नज़रियाती काउंसिल है, एंड आई होप कि वो इसमें देखेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा आज़म खान, एक तो सीपैक के हवाले से, क्योंकि इसके ऊपर भी आपका काफ़ी काम मौजूद है। इस वक़्त कहाँ पे है ये ऑन ग्राउंड हमें कुछ इस तरह नज़र नहीं आ रहा। मैंने जो थोड़ा बहुत देखा है, बहुत ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत देखा है, तो उसकी वजह से वो बेशक गवादर में हो या हमारे खैबर पख्तूनख्वा में हो, इसके शायद हम पहले भी ज़िक्र कर चुके हैं कि रशकई इकनॉमिक ज़ोन सर मेरे ख़्याल से 2 साल से ज़्यादा हो गए कि उसके ऊपर काम शुरू है। एक वो फ्रंट के ऊपर बिल्डिंग के अलावा, और एक पीछे वो स्टील मिल बन रहा है, कहते हैं जी बनता जा रहा है, पता नहीं कहाँ तक बना है। कभी वो कहते हैं बिजली नहीं है, कभी कहते हैं रोड नहीं है, कभी क्या, कभी क्या। क्या हो क्या रहा है? अब बल्कि कुछ लोग ये भी बातें करें कि चाइना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है अब इसमें। इसमें फ़ख़्र 2-3 बातें हैं। एक तो ये है कि अगर हम सीपैक का फर्स्ट फ़ेज़ देखें, तो जो उसका फर्स्ट फ़ेज़ था, दैट वाज़ मोर अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बिल्कुल। रोड्स, हाइवेज़, इस तरह के प्रोजेक्ट्स उसमें बहुत ज़्यादा थे, और दैट वाज़ कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट फ़ेज़। जी, सेकंड फ़ेज़ वाज़ अबाउट स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स और इंडस्ट्रीज़, और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा था। अब जी। पहला फ़ेज़ चूँकि उस टाइम 2015 में जब सीपैक का इनॉग्रेट हुआ, प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ और प्रेज़िडेंट शी जिनपिंग ने उसका इफ्तिताह किया। एक तो उस टाइम एक पॉलिटिकल विल बहुत ज़्यादा थी, एक एंथुसियाज़्म था, एक नया चैप्टर शुरू हो रहा था पाकिस्तान-चाइना रिलेशंस में। जी, प्लस सीपैक एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट भी है बीआरआई का, तो चाइना भी बहुत ज़्यादा उसको वेटेज और इम्पोर्टेंस दे रहा था। तो और प्लस चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आपको दिखाई देते हैं ज़मीन के ऊपर, रोड अगर बन बिल्कुल। रही है तो आपको दिखाई देती है, हाईवे यस। बन रही है, पुल बन रहा है, मेट्रो लाइन्स बिछ रही हैं, तो आपको दिखाई देती है। जो सेकंड फ़ेज़ है, ये बहुत टेक्निकल फ़ेज़ है, और ये सबसे मुश्किल मरहला इसका यही है कि आपने इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे लगानी है।
और चाइनीज़ जो इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पे आपने ऐसी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देनी है, तो वो यहाँ पे आए, तो वो यहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाएँ और इसके साथ-साथ आपने अपनी लोकल इंडस्ट्री को भी प्रमोट करना है। सिर्फ बिल्कुल, चाइनीज़ इंडस्ट्री को नहीं, बल्कि यहाँ तक अब यानी एक अंडरस्टैंडिंग थी बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान कि आप वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी इन्वॉल्व करें, जर्मन इंडस्ट्री को लेकर आएँ, फ्रेंच इंडस्ट्री को लेकर आएँ। अब इसमें 2 चीन बातें ऐसी थी जिसकी वजह से ये जो हम देख रहे हैं कि सुस्त रवि आई है। एक तो ये कि थोड़ा-सा जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट में हमने देखा कि पॉलिटिकल लेवल पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हुई। एक उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने अब्दुल रज़ाक दाऊद उन्होंने बिल्कुल। पब्लिक स्टेटमेंट दी फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में कि हम रीनेगोशिएट करना चाहेंगे इस टर्म लोन्स को। अच्छा चाइनीज़ को मैं जितनी हद तक जानता हूँ चाइनीज़ दे वांट सेटलमेंट्स बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स वो पब्लिकली क्योंकि अपनी सोसाइटी में भी वो पब्लिकली कुछ नहीं करते। वो जो तमाम इस तरह के सेटलमेंट्स होते हैं दे आर नॉट वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट इट वो चाहते हैं कि उसको बंद कमरों में सेटल किया जाए। एक उस पे थोड़ा-सा मिसट्रस्ट पैदा हुआ। दूसरा ये कि फिर हमने देखा 2020 में जब कोविड-19 आया, तो चाइना हुँ, खुद उसने अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा श्रिंक कर दिया, क्लोज़ कर लिया। बिल्कुल। और वो जो उसका एक एग्रेसिव आउटरीच था अपनी इकोनॉमी को आउटसोर्स करने का अपने वर्कफ़ोर्स को, वो भी हुँ, हमने देखा कि कम हुआ। उसकी वजह ये थी कि लॉकडाउन्स थे चाइना में, तो अभी भी बहुत ज़्यादा हार्श किस्म के लॉकडाउन्स हैं हाँ, और उनका फ्रीडम ऑफ ट्रैवलिंग जो वर्कर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो कम हो गई। चाइना ने बड़ा इकोनॉमिकली खुद बड़ा सफ़र किया इस दौरान और अभी भी कर रहा है। उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ आप देखें कि डबल फिगर्स में थी हाँ, बिल्कुल, बिफोर कोविड 10 10.1 बिल्कुल। 11 परसेंट में जा रही थी और इस वक़्त वो श्रिंक हो गई है। तो एक तो ये वजह भी है कि चाइना ने जो ये अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उसकी श्रिंक हुई है। तीसरी बात ये है कि पाकिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो टारगेट किया जा रहा है चाइनीज़ वर्कर्स यस, को, चाइनीज़ इंजीनियर्स को बावजूद इसके कि उन्होंने इस चीज़ को बारहा हमारे साथ टेक अप किया है और बड़ा स्ट्रिक्टली किया है कि आपको आपके साथ मैं शेयर करता जाऊँ कि इस वक़्त पूरी दुनिया में जो चाइनीज़ इंजीनियर्स, चाइनीज़ वर्कर्स की अमवात हो रही है, उसमें पाकिस्तान इज़ ऑन द नंबर 1 जहाँ पे सबसे ज़्यादा चाइनीज़ वर्कर्स की और ये एक चाइनीज़ गवर्नमेंट की चाइनीज़ बिल्कुल। थिंक टैंक की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने जी, इसका जी, ज़िक्र किया है। हालाँकि अफ्रीका में भी उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, सारी बिल्कुल। हैं लेकिन वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स उनको नहीं फेस हो रही। अच्छा रिसेंटली अभी उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी की है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से कि हमें यहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी का लाइसेंस दिया जाए। हाँ, चाइनीज़ टू अ चाइनीज़ कंपनी, वो भी उनकी रिजेक्ट की गई है कि यहाँ पे फॉरेन प्राइवेट कंपनीज़, सिक्योरिटी कंपनीज़ ऑपरेट नहीं कर सकती। ये कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से अच्छा कुछ हमारी अपनी भी मैं और ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारी अपनी बहुत ज़्यादा शॉर्टकमिंग्स हैं इन आवर ब्यूरोक्रेसी एंड इन आवर गवर्नेंस कि हमने यहाँ पे जो स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स हैं, जो होना चाहिए था कि एक वन विंडो सर्विस होना चाहिए था। हुँ, आप यू हैव इन्वेस्टमेंट, यू वांट एन एग्ज़ैक्टली, इंडस्ट्री आप आएँ, आपको 10 डिपार्टमेंट्स में से गुज़रना ना पड़े, अपनी फाइल लेके कि मैं यहाँ से अप्रूवल लूँ, तो यहाँ से मैं एनओसी लूँ, तो यहाँ पे मैं फिज़िबिलिटी अपनी सब बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे मुझे अपना बजटिंग देना पड़े, नहीं। इट शुड बी अ वन विंडो सर्विस और जो कि हमने एक इन्विज़ाज किया था कि ये चीज़ होगी, लेकिन वो हुई नहीं। सीपैक अथॉरिटी आपके सामने एक बनी थी। हमने सोचा कि वो हाँ, शायद सेंट्रलाइज़ बॉडी होगी जो कि इन तमाम प्रॉब्लम्स को कैटर करेगी। वो आपने डिसॉल्व कर दी। आपने सीपैक वापस प्लानिंग कमीशन को दे दिया। प्लानिंग कमीशन का अपना इतना बड़ा हुँ, डेवलपमेंटल वो है एजेंडा है, इतनी उसका डेवलपमेंटल स्कोप है कि आपने सीपैक को जस्ट एज़ अ प्रोजेक्ट अब अगर आप इस वक़्त प्लानिंग कमीशन की वेबसाइट को जाएँ, जी, जी। आप उसके प्रोजेक्ट्स के सेक्शन में जाएँ तो उसमें प्रोजेक्ट लिखा हुआ है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो सीपैक को आपने एज़ अ प्रोजेक्ट अंडर द प्लानिंग कमीशन कर दिया है। ओके, तो ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से स्लो डाउन है एंड इट इज़ रियल कि वाक़ई चाइना की तरफ से भी अब वो एंथुसियाज़्म नहीं दिखाई जा रही और हमारे एंड पे भी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो है। अच्छा जी, जी, प्लीज़। एक और चीज़ इसमें जो आपका इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स थे, आईपीपीज़ थे जो जी, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट से लगे थे, उसमें आपको वो जो उनकी रीपेमेंट्स हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। इस वक़्त कुछ 300 बिलियन रुपीज़ हाँ, बिल्कुल। आपने जो देने हैं उन्हें, वो आप नहीं दे पा रहे और आपको आईएमएफ कह रहा है कि आप रीनेगोशिएट करें ये जो आपने पावर एग्रीमेंट्स किए हैं इनके साथ। या तो आपके ऊपर इस वक़्त 2 तरफ से तलवारें हैं। एक तरफ से आईएमएफ की तलवार है कि आप रीनेगोशिएट करें। आईएमएफ नहीं चाहता कि जो आईएमएफ आपको पैसे दे रहा है, वो आप चाइनीज़ को इन बिल्कुल। पेमेंट्स की शक्ल में वापस करें।
ये तो बड़ी स्पेशल कंडीशन गालिबन उन्होंने लगाई हुई है हसन, ये तो वो कहते हैं, ये तो गालिबन इमरान खान साहब को भी उन्होंने कहा था, फिर मिफ्ता इस्माइल साहब जब नेगोशिएट कर रहे थे, उससे पहले जो तरीन साहब कर रहे थे, तो सबको कहा था कि हमारा पैसा जो है वो सीपैक के लिए नहीं है, वो चाइना को कर्जे देने के लिए नहीं है। एग्ज़ैक्टली बहुत पाकिस्तान में क्लियरली जी, बहुत जी। क्लियरली उन्होंने ये स्टेट किया। अच्छा, एक चीज़ और है, आपने वन विंडो ऑपरेशन की बात की। कुछ दिन पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था इंडिया के हवाले से। 1.2 ट्रिलियन डॉलर का उनका एक प्रोजेक्ट वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं इसी तरह इसलिए कहता हूँ कि इसी तरीके से इकोनॉमिक ज़ोन्स और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन उन्होंने उसके लिए काम क्या किया? उसको डिजिटलाइज़ किया है, और 16 जो उनकी क्या कहते हैं मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनको इकट्ठा करके एक ही जगह उससे रिलेटेड जितना भी काम होगा वो वहीं पे होगा, और अगर किसी की फाइल वहां पे रुकती है तो कहते हैं कि बाकायदा वहां पे वो जगह वो जो उसका मॉडल होगा वो रेड होगा, और वो रीजन देंगे कि भाई ये फाइल क्यों रुकी हुई है, उनको बताना पड़ेगा। अब मुझे ये बताएं कि अभी तक हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमने 64 बिलियन डॉलर का कह रहे थे कि हमने आज से 7 8 साल 9 साल पहले शुरू किया, हम क्यों सिस्टमैटिक नहीं कर सके? कितनी नालायकी नज़र आती है इन चीज़ों के ऊपर। अगर इंसान घर बनाता है छोटा-सा, उसके लिए भी पूरी एक प्लानिंग करता है। पहले उसका वो एक मॉडल, और ये यहाँ पे रूम होगा, यहाँ पे वॉशरूम बनेगा, यहाँ पे ये होगा, ये लॉन होगा। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी पता नहीं है, प्लानिंग कमीशन हो, सिपैक अथॉरिटी हो, या हमारी पिछली गवर्नमेंट हो, या ये वाली गवर्नमेंट हो। ये देखिए ये सारी प्रॉब्लम आपकी स्टेम होती है फ्रॉम योर गवर्नेंस या प्रॉब्लम्स। जी, आपके यहाँ इतने कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी है, प्लस ब्यूरोक्रेसी भी आपको पता है कि वो भी काम इस तरह करती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल दे डोंट साइन अप ऑन प्रोजेक्ट्स जहाँ पे राइट, उन्हें पता है कि यार इसमें मैं कल को मेरे लिए प्रॉब्लम बन सकती है। तो ओके, आप एक ब्यूरोक्रेट को इसके ऊपर वो नहीं कर सकते फ़ोर्स के वो एक फाइल के ऊपर साइन करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको ये कर सकते हैं, आप उसको ओएसडी कर दें या पोस्ट आउट कर दें, एक और बिल्कुल। बंदा जी, जगह बंदा बिठा दें। लेकिन बिल्कुल, आप उसको फ़ोर्स नहीं कर सकते अगर उसे लगता है कि यार इसमें मुझे कल को प्रॉब्लम बनेगी। आपका ओवरऑल आपकी जो वर्कफ़ोर्स है, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स की वो हैंडलिंग कर पाए। मेरे ख़्याल से चाहिए ये था कि हमें बिफ़ोर साइनिंग अप ऑन सीपेक हमें कुछ अपनी स्पेशलाइज़्ड ब्यूरोक्रेसी इसके लिए चाहिए थी या बिल्कुल, हमें प्रॉपर ह्यूमन बिल्कुल, रिसोर्सेज़ के लिए चाहिए था। अच्छा एग्ज़ैक्टली, एक और चीज़ कि आपके जो एक्सपर्ट्स हैं आप उसके ऊपर भी एक सेक्रेटरी को बिठा देते हैं। अब हाँ। सेक्रेटरी क्या होता है वो एक जर्नलिस्ट होता है यानी जनरल मैं जनरलिस्ट उसको कहूँगा। जी, 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 वो बिल्कुल। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से होता हुआ आके अब उसको तो ठीक है मैनेजमेंट का उसका उसका स्किल है लेकिन उसकी वो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं है, जो कि इस लेवल के काम के लिए चाहिए। अब आखिरी वर्ड उसी का होगा जो एक सेक्रेटरी हाँ, चाहेगा। अब हाँ, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो जो भी करें उन्होंने अप्रूवल सेक्रेटरी से ही लेना है। तो मेरे ख्याल से राइट, ये भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। बहुत ज़्यादा ये सिस्टम मेरे ख्याल से रॉटन है एट इट्स कोर। फिर करप्शन के भी इश्यूज़ हैं लाज़मी तौर पे। हाँ, ये चीज़ें ये च फिर कुछ मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये एक और प्रॉब्लम भी है कि लैंग्वेज बैरियर भी है। चाइनीज़ के साथ हमारा पाकिस्तानी यस, का। हाँ, तो ये यस, भी प्रॉब्लम बिल्कुल। है शायद ये हमारी सबसे मेरे ख़्याल इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने इसलिए उठाया हुआ है कि अभी लास्ट वीकेंड पे मैं अपने गाँव में था, और मुझे कुछ लोग मिले जो छोटे-छोटे काम वहाँ पे करते हैं इसी में रशिया इकोनॉमिक ज़ोन में। वो कहते हैं कि जी उनके पास इंटरप्रेटर होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम अगर कोई बात करते हैं, जिस तरह उसने ब 2 लड़कों ने मुझे बताया, और बड़ी मुझे वो बात अच्छी भी लगी। कहते हैं पठानों का थोड़ा-सा स्टाइल होता है बात करने का, वो लगते शायद एग्रेसिव है, हालाँकि वो बात सही कर रहे होते हैं, नॉर्मल बात कर रहे होते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली कहें या क्या कहें इसको, कि हम लोगों की एक आदत ऐसी बनी होती है। एग्ज़ैक्टली कहते हैं हम सही बात करते हैं कि भाई हमें ये इस तरीके से हमने ये काम कर दी, ये नहीं। तो कहते हैं हमें उनकी समझ नहीं आती, फिर इंटरप्रेटर उनको क्या बताता है, ये भी एक। तो ये पॉइंट आपका मैं कहता हूँ कि शायद इस सारी डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है इसके हवाले से। ठीक है, ठीक। तो बस ये कुछ गुज़ारिशात थी इस हवाले से। एक लास्ट क्वेश्चन असल खान, एक वो ये है कि हमारा ताल्लुक पुराना है। 1948 में चाइना बना, अक्टूबर में 47 में पाकिस्तान बना था। उस वक़्त से लेके अभी तक बहुत अच्छा, मैं ये नहीं कहता, बीच में अप्स एंड डाउन भी आए होंगे, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा ताल्लुक रहा है। पिछले कुछ सालों से ऐसे लग रहा है कि वो हमसे मतलब अक गए हैं, या जो दिल भर गया है कि यार वो कहते हैं बस छोड़ दो, साइड पे हो जाओ, और हम उनसे हो गए। क्या वजह हो गई है कि
ये सारी चीज़ें ख़राब हो गई, हालाँकि ताल्लुक बेहतर हो जाना चाहिए था वक़्त के साथ। मज़ीद बेहतरी उसमें आनी चाहिए थी। हम क्योंकि आजकल उनसे जेट एंड सी वग़ैरह इस तरह की बाकी हमारे जो फ़ोर्सेस के लिए वेपन-शेपन है, ज़्यादातर डिपेंडेंसी इस वक़्त हमारी चाइना पे है। तो उसमें मज़ीद डेप्थ आनी चाहिए, क्यों नहीं आ सकी? मतलब वो जिसे कहते हैं ना, बाकी जिस तरह यहाँ पे एम्बेसीज़ हमारे इस्लामाबाद में होती है, बस उनकी एम्बेसी है, वो अपना छोटा-मोटा काम कर रही थी। इस तरह लगता है कि अब चाइना ने भी शुरू कर दिया। ये हमने देखा है कि 2015 के बाद बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था चाइना का पाकिस्तान की तरफ। एक हर जगह रेड कार्पेट वेलकम होता था, बिल्कुल। हमारी एम्बेसी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। अब उसमें हमें एक थोड़ा-सा जो स्पिरिट है वो डाउन साइड पे जा रहा है। उसमें जी, सबसे बड़ा जो चाइनीज़ डिप्लोमैट्स से अगर बात करें तो वो सबसे पहले उनका जो होता है वो ये होता है कि हमारे वर्कर्स को सिक्योरिटी यहाँ पे चाइनीज़ नेशनल्स को, चाइनीज़ टीचर्स, लिंग्विस्ट्स, हाँ, वर्कर्स, इंजीनियर्स उनको सिक्योरिटी हमारे साथ वो कहते हैं कि वादा किया गया था जो फॉर्मर आर्मी चीफ थे जनरल राहील शरीफ उन्होंने कहा था कि वी विल प्रोटेक्ट चाइनीज़ नेशनल्स विद आवर ब्लड एंड स्वेट। तो कह रहे हैं कि कहाँ गया वो ब्लड एंड स्वेट हम यानी ब्लड तो हमारा ही बह रहा है। तो वो बिल्कुल। उनका ये एक बड़ा कंसर्न है। फिर लाज़मी बात है जब वो डिसअपॉइंट होंगे पाकिस्तान की यहाँ पे जो हमारी सुस्त रवि है, हमारी इनकैपेसिटी है टू डिलिवर ऑन द प्रोजेक्ट्स, रीपेमेंट्स हम नहीं कर पा रहे वक़्त पे। हर बार आपको हर 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 दफ़ा आपको जब भी विज़िट करना होता है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब लास्ट गए बीजिंग ओलंपिक्स में, तो वो भी लेके गए कि हमें रोल ओवर कर दें। फिर आर्मी चीफ बाजवा साहब। आर्मी चीफ गए, उन्होंने भी बिल्कुल। कहा रोल ओवर कर दें। अब शहबाज शरीफ साहब अगले महीने जा रहे हैं, वो भी रोल ओवर का ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हुँ, तो देखिए, एक हद तक आपके साथ मुल्क चल सकता है। देखिए, कौमों की रिस्पेक्ट तभी होती है जब वो अपने पाँव पे खड़े हों, बिल्कुल। जब वो खुद अपनी रिस्पेक्ट करवा सकें। तो अगर आप हर टाइम उनसे इन्हीं चीज़ों का वो करते रहेंगे, तो वो कैसे आपके साथ उनको मेरे ख़्याल से हमसे ज़्यादा रिलायबल पार्टनर ईरान में दिख रहा है, क्योंकि ईरान में उन्होंने 400 बिलियन यूएस डॉलर प्लेज किए बिल्कुल, फॉर बीआरआई। तो बिल्कुल। हमसे यानी 4 टाइम्स ज़्यादा वहाँ पे उन्होंने प्लेज किया है पैसा। तो मेरे ख़्याल से उन्हें वो एक ज़्यादा स्टेबल और रिलायबल पार्टनर दिखाई दे रहा है। फिर पाकिस्तान में एक और भी प्रॉब्लम है कि जी, वो कहते हैं कि हम बात करें तो किससे करें? यहाँ पे 2 सेंटर्स ऑफ पावर हैं। आपका एक सिविलियन एक खुश पावर एक है, मिलिट्री एक है और सिविलियन का पता भी नहीं लगता। अब ये गवर्नमेंट है, अगर उनके इनके साथ ही कमिटमेंट्स कर लें फॉर एग्ज़ाम्पल चाइनीज़ अब ये शहबाज़ शरीफ साहब जा रहे हैं और शी जिनपिंग इनके साथ कमिटमेंट्स कर लें रोल ओवर की, तो आपको क्या पता कि नवंबर में आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के बाद ये गवर्नमेंट खत्म हो जाए। ज़बरदस्त, वो वो तो देखिए ज़बरदस्त। वो तो वो फिर कमिटमेंट्स कहाँ चली गई? फिर तो नई गवर्नमेंट आएगी, वो एग्ज़ैक्टली। कहेगी आपने तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसके बाद किसी और की गवर्नमेंट आती है, खान साहब की आती है, वो कहेंगे यार आपने तो उनके साथ फ़ेवर की थी, मेरे साथ फ़ेवर करें ना, हमें ये चीज़ तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, स्टेबिलिटी जब तक कंसिस्टेंसी गवर्नमेंट में नहीं आती, ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। बहुत ज़बरदस्त बात की, और मैं कल बल्कि किसी वो नरेंद्र मोदी जी का कोई क्लिप चला रहे थे, हमारे किसी पाकिस्तानी दोस्त ने ट्विटर पे शेयर किया था। तो कहते हैं कि जी, मैं बात करना भी चाहता हूँ लेकिन किससे करूँगा? कहते हैं आर्मी चीफ से करूँगा, प्राइम मिनिस्टर से करूँगा, फॉरेन मिनिस्टर से करूँगा, किससे करूँगा? वो तो चले, एक वो और वो हँस रहे थे, वो मज़ाक के अंदाज़ में कह रहे थे, लेकिन जो चाइना वाली बात आपने बताई है, ये उनके कंसर्न्स बड़े जेन्युइन हैं, और इस तरह शायद फिर बाकी दुनिया के भी होंगे, सऊदी अरब हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, या फिर कोई और हो गया जो जिनको हम कहते हैं कि हमारे करीबी दोस्त हुआ करते थे किसी ज़माने में। लेकिन ख़ैर, देखते हैं कि ऊँट किस करवट बदलता है, लेटता है, और शहबाज़ शरीफ साहब आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के बाद रहते हैं या घर जाते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एट द एंड जो रिजल्ट होता है और जो नुकसान होता है, वो मेरे और आप जैसे आम पाकिस्तानियों को उठाना पड़ता है, ना मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, न इमरान खान साहब को, न जनरल बाजवा साहब को, न जनरल राहील शरीफ साहब को। वो बिल्कुल। सारे कहीं ना कहीं अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, और गुजारनी चाहिए, लेकिन आवाम की फिक्र भी जरूरी है। अजन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ।